तो मैं बता दूं कि मैं कोई नशा मुक्ति केंद्र का डायरेक्टर नहीं हूं। मेरा कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। डी एडिक्शन काउंसलिंग ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन नहीं है। मैं सिर्फ एक नारकोटिक्स अनोनिमस का एक अदना सा व्यक्ति हूँ। मतलब इस विशाल रचना में, इस संगठन में, इस समाज में मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, अदना सा, जिसको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। सुधार से संबंधित, रिकवरी से संबंधित सब कुछ मेरे बड़ों को, जो मुझसे आगे हैं रिकवरी में, मुझसे ज़्यादा क्लीन है, नशा मुक्त है, उनको पता है। इस कार्यक्रम में कोई भी परिपूर्ण नहीं है ना। कार्यक्रम खुद एक जेएफटी में आकर कह रहा है अध्याय में कि मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं हर सवाल के जवाब नहीं जानता। जिन सवालों के जवाब मैं पाना चाहता हूं, उन्हें पाने के लिए मैं दूसरों के अनुभव सुनूंगा भी और उन पर गौर भी करूंगा। तो अभी तक आप लोग जो देखते हो फेसबुक पर वीडियोस या फेसबुक पर तस्वीर या शॉर्ट रील्स, डांस करते हुए नशा मुक्ति केंद्र में, नशा मुक्ति केंद्र में क्लास लेते हुए, है ना, और यूट्यूब पे देखते हो नशा ही मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र की क्लासें, नशा नहीं नाम से चैनल है ना, जिसका हैंडल है @नशा नहीं। ठीक है। इंस्टाग्राम पे सारी नशा मुक्ति केंद्र की शॉर्ट रील्स, है ना, फेसबुक पर उनके लिंक्स, और फेसबुक पर भी क्लासेस हैं आजकल तो मेरी, है ना, बस डाल देता हूँ। कई लोगों की हेल्प हो जाती है और मेरा डाटा मेरे पास सुरक्षित रहता है, क्योंकि फ़ोन में तो इतना स्टोरेज होता नहीं है। तो मैं मतलब आप लोगों को देखने में, मतलब आकर्षण में ऐसा लगता हूँ कि मैं खुद एक डायरेक्टर हूँ, खुद एक जुल्मी हूँ, खुद एक मतलब जो भी गाली बकी जा सके वो बक लो। कई लोग मुझे मतलब यूट्यूब पर, फेसबुक पर या कहीं पर भी कमेंट करते हैं जलन वाली, फुकन वाली। उनके मतलब कमेंट से जलने की या गुस्से की बू आ रही होती है ना, कि तुम लोग, तू पैसे खाता है, तू ये करता है, तू खुद नशा करता है, तुम लोग खुद नशेड़ी हो, तुम लोग ऐसे करते हो, तू वैसे करता है ना, तू ये तू वो। तो मतलब वो मेरे को नशा मुक्ति केंद्र का डायरेक्टर समझ के, देखो उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि आकर्षण में ही ये आ रहा है कि मैं खुद एक नशा मुक्ति केंद्र का मालिक हूं। नहीं दोस्तों, मैं सन 2013, 11 अप्रैल सन 2013 से क्लीन हुआ, और क्लीन होने के बाद जो मेरा लास्ट सेंटर था, उसी सेंटर में मैंने ये सोच लिया था कि अब इस सेंटर को ही मैं अपना लास्ट सेंटर बना दूंगा। हालांकि उसके पहले 3 नशा मुक्ति केंद्र और मैं काट चुका था, लेकिन जब चौथा नशा मुक्ति केंद्र में मैं भर्ती हुआ तो मेरा परिवार मुझे भर्ती नहीं करा रहा था। मेरी हालत बिल्कुल अब मरा वाली हो गई थी, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होते थे। मैं समझ चुका था कि या तो मैं मरूंगा या तो इस नशे को छोड़ना पड़ेगा। और मैं ये जानता था अपने पिछले 3 ट्रीटमेंटों से, और अपने पिछले 3 ट्रीटमेंटों में हुए मुझे शारीरिक विड्रॉल जो हुए थे, मतलब पहले इलाज में मुझे विड्रॉल नहीं हुए। जब मैं इलाज में गया वहाँ पे मुझे मेरा नशा बंद हुआ, वहाँ पे मुझे विड्रॉल नहीं हुए, मतलब प्रत्याहरण नहीं हुआ नशीले पदार्थों का। मुझे बीत गई, है ना, बस वही कहाँ आ गया, क्या है, कब जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, नशा तो छूट गया, है ना, कुछ सुनना नहीं, कुछ समझना नहीं, क्लासों में ध्यान ना देना, शारीरिक रूप से वहाँ होना और मानसिक रूप से बाहर होना, बस दुआएं करना, प्रार्थना करना, मदद मांगना कि एक बार घर चला जाऊं तो जिंदगी में नशा कभी नहीं करूँगा, है ना। इस तरह की फीलिंग्स आ जाती है पहले दूसरे दिन ही, पहले इलाज में ही। तो इस फीलिंग से काम नहीं चलता। जो ये फीलिंग्स आ जाती है कि मैं नशा नहीं करूँगा,
मेरे परिवार का उद्देश्य भी मेरा नशा बंद कराना होता है, और मेरी भी ज़िंदगी मेरे नशा करने से ही अस्त-व्यस्त हो रही थी। दर्द हो रहे थे, जीना मुश्किल हो रहा था, सूख रहा था, उल्टियाँ होती थी, तड़प होती थी, है ना? बर्दाश्त नहीं होता था, मौत की दुआएँ माँगता था कि मेरे मालिक ये दर्द रोक दे या फिर ये ज़िंदगी ख़त्म कर दे। कम से कम इस ज़िंदगी के ख़त्म हो जाने से ये दर्द तो रुक जाएगा, है ना? तो इस कदर दर्द जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। तो पहले इलाज में मुझे कोई विड्रॉल नहीं हुए थे, है ना? और यही सब कुछ सोचते हुए, परफेक्शन लेते हुए मैंने वहाँ पर 6 महीने गुज़ार दिए, और वहाँ पे एक टाइम पास करने का मैंने ज़रिया बना लिया। तो मैंने अपने काउंसलर को, उनको इन्वेंटरी में लिखा, एक इच्छुकता हुई मेरे अंदर, इन्वेंटरी में लिखा कि भाई मैं जो है एक एनए का सेशन लेना चाहता हूँ, जो संस्थाओं में होता है एनए मीटिंग। ज़्यादातर संस्थाओं में ये 6 बजे होती है, और बाहर की ज़िंदगी में नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग 7 से 8:30 बजे होती है। 7 से 8:30 बजे तक, ठीक है। और साउथ में ये मीटिंग 6:30 से 8 होती है। साउथ एक्स हौस खास में छोटी गुमटी वाले रोड पर एक स्कूल है, वहाँ पर। तो 6:30 7 बस इतना ही होता है। तो मैंने बोला कि मैं एनए की मीटिंग्स खुद चेयर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे इन्वेंटरी में परमिशन दे दी कि ठीक है, कर लेना चेयर। और अगले दिन मैंने वो एनए की मीटिंग्स चेयर करी नशा मुक्ति केंद्र में। नशा मुक्ति केंद्र में एनए की मीटिंग चेयर करी, मतलब कंडक्ट करी। तो सब उधर बैठे, मैं इधर बैठा। मैंने अपने शुरुआत की, आईपी नंबर 1 पढ़ा, समझे। और आईपी नंबर 1 साहित्य पत्रिका है जो नारकोटिक्स एनोनिमस की, मैं उसके बारे में काफ़ी कुछ बताना भी चाहता हूँ कि उसमें लिखा क्या है। ठीक है, अभी अगर मैं उसके बारे में बताना शुरू करूँगा कि उसमें लिखा क्या है, तो फिर उसी को बताऊँगा, फिर मैं ये भूल जाऊँगा कि मैंने बात कहाँ पे रोकी थी, कहाँ से लिटरेचर पढ़ना शुरू करा था। तो ठीक है, भूल गया तो भूल गया, और याद आ गया तो याद दिला देना। तुम कैसे याद दिलाओगे? खैर कोई नहीं, मैं खुद ही याद रखने की कोशिश करता हूँ। तो चलो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। आईपी नंबर 1, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में भी ज़िक्र किया था कि इसमें एनए का प्रोग्राम संक्षिप्त में माइक्रो में लिख दिया गया है। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोग्राम। हालांकि इस प्रोग्राम की कई किताबें हैं, 12 लिटरेचर हैं, और कई प्रकार की किताबें हैं। एक ये है बेसिक टेक, जेएफटी है, द एनए ट्री है, और वाइट बुकलेट है, ये काम करता है कैसे और क्यों, है ना। और स्टेप वर्किंग गाइड है, जो ज़्यादातर सभाओं में नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग में प्रकाशित होती हैं, दिखाई देती हैं। और जो सबसे फ्रंट पर चीज़ें दिखाई देती है नारकोटिक्स एनोनिमस के टेबल पर, जो चेयर कर रहा होता है मीटिंग्स, वो दिखाई देती है आपको आईपी नंबर 1 लिटरेचर और जस्ट फॉर टुडे। ठीक है, तो आईपी नंबर 1 और जस्ट फॉर टुडे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जस्ट फॉर टुडे हमें सिर्फ आज के लिए जीना सिखाती है। ये कार्यक्रम हमसे कहता है कि सिर्फ आज के लिए जी, है ना, सिर्फ आज के लिए जीना सिखाता है। टेंशन मुक्त रहे यार, आज जी, आज हंस, आज बोल। कल क्या होने वाला है, कौन सा कल गुजर चुका है, किसमें तूने क्या कर दिया, छोड़ दे, हटा। वो एक अतीत है, हटा, धक्का दे। आज खुश रहे, आज हंस, खूब मजे ले। तो ये कार्यक्रम कहता है कि भाई सिर्फ आज के लिए जीने से हमें अतीत के बोझ और भविष्य के भय से छुटकारा मिलता है। अतीत के बोझ और भविष्य के भय से छुटकारा मिलता है। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यही कार्यक्रम कहता है कि आज में जी, सब यही कहते हैं। घायल फिल्म देख लो, सनी देओल मीनाक्षी की,
उसमें भी यही गाना है, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को ना खोना, आज ये ना कल आएगा, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। और भी कई फिल्मों में है, जैसे आमिर खान की रंगीला में भी, कल की क्या है हम तो यारो आज में जीते हैं, नाम अपन का मुन्ना भाई हमको दादा सब कहते हैं। है ना। और एक अनिल कपूर की है फिल्म साहिब, अनिल कपूर और शायद रति अग्निहोत्री है साथ में, किशोर कुमार का गाना है, उसमें भी है कि कल की बातें भूल जा, गुजरी रातें भूल जा, ख्वाब जो सच हो सके ना उनकी यादें भूल जा, काम ले जिंदा दिली से जो नहारे बेबसी से, राज ये जाना उसी ने जिंदगी क्या है जिंदगी, क्या खबर क्या पता, क्या खुशी है गम है क्या। तो ये गाना कह रहा है कि बड़ी अच्छी बात है इसके अंदर कि कल की बातें भूल जा, गुजरी रातें भूल जा। एडिक्ट क्या है, कल की बातें याद करता है, बीते हुए कल, गुजरी रातें उनमें जिएगा, यानी कि अतीत में जिएगा। उसका ये बेहतरीन किरदार है। एक एक उसका नकारात्मक पार्ट है, वो नेगेटिव पार्ट है उसका ये कि वो गुजरे हुए कल में जीता है, चाहे वो बीता हुआ कल हो, यस्टरडे, या सालों पुराना, या बचपना, या जब से वो यूजिंग है कभी भी है उसमें। ठीक है। और ख्याली पुलाव पकाता है, और क्या होने वाला है उसके सपने देखना शुरू कर देता है। ये कार्यक्रम में भी है कि हम ख्याली पुलाव पकाते हैं और क्या होने वाला है उसके सपने देखना शुरू कर देते हैं। और जब हमारे सपने पूरे नहीं होते, तो हम गुस्सा और खुन्नस पाल लेते हैं। जब हमारे सपने पूरे नहीं होते तो कार्यक्रम कह रहा है कि हम गुस्सा और खुन्नस पाल लेते हैं। और गुस्सा और खुन्नस पालने का मतलब है कि जब गुस्सा आता है तो नशा करने का ध्यान आता है, चलो किसी तरह से उसको हमने ठंडा कर दिया। लेकिन खुन्नस तो उस प्रेशर कुकर की तरह है जो फटके ही निकलेगा, या सीटी जब तक अगर उसकी सीटी ना निकालो तो वो कुकर फट जाता है। तो खुन्नस वो चीज़ है, यानी इसको हम नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में रिजेंटमेंट भी कह देते हैं, नाराजगी, नाखुश, असंतोष, है ना, मतलब नाराज होना, खुन्नस, या इसको बदले की भावना भी कह देते हैं, बदला लेना दूसरे से। तो खुन्नस जो है ऐसी चीज़ होती है कि जो आपको बहुत जल्दी से नशा करा सकती है, समझे ना। तो ये जो ख्वाब हम देखते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं, तुम्हें पता है नशेड़ी क्या ख्याली पुलाव पकाता है? चलिए मैं बताता हूँ। वो बातें सोचता है जो अभी मैंने गाने में दोहराई, कि ख्वाब जो सच हो सके ना उनकी यादें भूल जा, उन्हें याद ही मत कर जो सच नहीं हो सकते, है ना। जैसे कि यार एक ऑफिस होता मेरा, मैं उसमें बैठा होता, बस सुबह उठता, कभी भी सोता, और ऑफिस में पहले से ही लड़का बैठा होता, मैं वहाँ कभी भी उठ के कभी भी नहा धो के जाता, मुझे कोई, मेरे ऊपर कोई नहीं होता कि भाई अब तक कैसे सो रहा है, या रात तक कैसे जाग रहा है। ठीक है।
मतलब कोई कहने सुनने वाला नहीं होता, एक फ्रीडम ज़िंदगी होती, एक आज़ाद ज़िंदगी होती। कभी भी सोता, कभी भी उठता, कोई टेंशन नहीं होती, किराया आ रहा होता, है ना? कई दुकानें होती या हॉल होता, ऑफिस होता, कुछ भी होता जिसका, या फ्लैट होते उसका किराया आ रहा होता, और एक मेरा एक अलग रूम होता, ठीक है? उस रूम को साफ करने के लिए एक नौकर होता या नौकरानी होती, जो एवरीडे उसे साफ सुथरा कर देती। मैं जो खराब करता, बिस्तर इधर, बर्तन इधर, चीजें उधर, उसे वो साफ कर देती, और मैं अपने नहा धो के खा पी के और अपने बाहर जाता घूमने, और घूम फिर के वापस आके फिर घर पे आके और फोन चलाता, टीवी देखता, कुछ भी करता। मतलब मेरे अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे। तो ऐसी जिंदगी होती। ओए होए होए। अभी क्या है, समय से उठना पड़ता है, नींद पूरी हो या ना हो। रात को सोने, जैसे जैसे रात करीब आ जाती है वैसे वैसे नींद ना आने का डर सताता है कि यार कल नींद नहीं आएगी, नींद पूरी नहीं होएगी, कल का दिन फिर झंडू बाम गुजरेगा, क्रोध में गुजरेगा, चिड़चिड़ाहट में गुजरेगा। तो ज्यादातर जिंदगी नीरज स्वभाव अर्थहीन इसलिए लगती है शेडी को कि उसकी कई ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही होती हैं। नींद ही पूरी नहीं हो रही है तो बेचारा क्या खुश रहेगा, क्या करेगा, क्या भाग करेगा, क्या दौड़ करेगा, क्या करेगा वो बेचारा, है ना? तो वो ऐसे ऐसे सपने देखता है, वो ऐसे ऐसे सपने देखता है कि यार मैं जा रहा हूँ कहीं, बैठा हूँ पार्क में, और कोई लड़की जो है मुझे पसंद कर ले, यार मुझ पे फिदा हो जाए। कोई लखपति लड़की हो, नहीं तो करोड़पति लड़की हो, या मुझे फेसबुक पे यार पसंद कर ले, या इंस्टाग्राम पे पसंद कर ले। समझ रहे हो? और उस लड़की के मतलब जो माँ बाप हो, बाप ऐसा हो बिजनेसमैन, बिजी, कोई परवाह नहीं उसे, माँ भी जेंटलमैन हो। कि माँ किससे, मतलब बेटी किससे मिल रही है, किसको घर ला रही है, और ये कौन है, उन्हें भी कोई ऐसी कोई मतलब है, मतलब एक नेचुरल बात लगती हो उनको, ये घर में एक लड़के का आना, लड़की का बाहर जाना, गाड़ी में घूमना, है ना, और बिजनेस करना, ये एक नेचुरल बात हो, जैसे कई विदेशों में होती है, अमेरिका में, लंदन में, या कई बड़े परिवारों में होती है कि इस तरह की चीजें आम होती हैं, लड़के आ रहे हैं लड़की से मिलने, लड़के फ्रेंड हैं। समझ रहे हो? यार कोई लड़की मुझे पसंद कर ले जो खूब करोड़पति हो, लखपति हो, उसके पास गाड़ी हो, सब कुछ हो, और मैं उसके साथ घूमूं फिरूं, समय व्यतीत करूं। मतलब ये ख्याली पुलाव है उसके, ये मैं ख्याली पुलाव बता रहा हूँ, हम ख्याली पुलाव पकाते। और क्या होने वाला है, उसके सपने देखना शुरू कर देते हैं। रात इसी में गुजरती है ना? कभी कभी खुली आंखों से भी नशेड़ी ये सपने देखता है, खुली आंखों से। तो मतलब बैठा तो वो यहाँ होता है, लेकिन सोच वहाँ रहा होता है। तो अब प्रेजेंट में उसके साथ जो हो रहा होता है, कोई आया, उसने कुछ कह दिया, उसको जवाब दे दिया, लेकिन पता नहीं वो क्या कह गया, क्या ले गया, क्या कहा था उसने, ये भी नहीं पता उसको। तो यार वो मेरे को सेट कर ले और मुझ पे फिदा हो जाए, घूमे फिरे, और अगर उसको ये पता भी चले कि मैं कैसा हूँ, मतलब मुझे वो उसी रूप में पसंद करे जिस रूप में मैं अपने घर परिवार में रहता हूँ। वही बुरा सा, भावला सा, खराब कपड़े पहना हुआ, बाल इधर, और चेहरा ऐसे। एक रूप होता है ना आदमी का, जब वो बाहर जाता है, जब वो बाहर जाता है तो थोड़ा फिटफोर होके जाता है ना, अच्छे कपड़े पहनेगा, जूते पहनेगा, शर्ट पहनेगा, है ना, बेहतरीन कंगा वंगा करके, थोड़ा फ्रेश फीलिंग होगी उसकी, जब वो छुट्टी करता है तो फ्रेश फीलिंग होती है उसकी। बेंचो, समझ रहे हो? लेकिन वो घर में कैसे रहता है ना, नाइट पजामे में, पुरानी शर्ट में, पुरानी पैंट में, है ना, या चप्पलों में। तो वो चाहता है कि वो घर में जिस हालत में रहता है बस उसी हालत में उसे वो लड़की पसंद करे, वो किसी भी हालत में उससे मिले, शर्म ना आए उसे, है ना, और घूमे फिरे उसके साथ। और यार वो मुझसे पूछे कि आपको कुछ ज़रूरत तो नहीं है, लो ये रख लो, कितने पैसे दूं?
चाहिए आपको, आप ये कर लेना, वो कर लेना, ठीक है। और अगर वो लड़का कुंवारा है तो वो उससे शादी कर लेगा, शादी कर लेगा तो उनका एक अलग वेल सेटल हो जाएंगे। जो उसका बिजनेस होगा लड़की का, ऑफिस दफ्तर या कंपनी, उसमें वो हाई लेने जाएगा बॉस बन के। उसमें वो हाई लेने जाएगा बॉस बन के। तो वो हाई का बड़ा मरीज होता है ना नशेड़ी। कई कई नशेड़ी क्लीन होने के बाद नशा मुक्ति केंद्र में पड़े रहते हैं अपनी मर्जी से। कई मर्जी मर्जी से, कई फटी पे ऐसे कि उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं होता है। ना घर होता है, ना बाहर होता है। या कई ऐसे होते हैं जिनके घर वाले उन्हें स्वीकार ही नहीं कर रहे होते, वहीं रहे। एक आध बार वो भाग भी गया तो उसे उठा के फिर लिया है। उसे पता है मैं भागूंगा, घर भागूंगा, फिर आ जाऊंगा और उल्टा मारेगा। और है ना। तो कई इस तरह पड़े रहते हैं, कई इस तरह पड़े रहते हैं कि उन्हें घर पे जो है कलेशबाजी घर की, वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती है। काम कर, ये कर, वो कर, और उनमें वो क्षमता होती नहीं है जॉब करने की, काम करने की, उठने की, सोने की, भाग की, दौड़ की, इसकी उसकी समझ नहीं होती है, ना क्षमता होती है। तो वो सेंटर में पड़े रहते हैं कि सेंटर ठीक है, अपने यहाँ पे खुद के काम भी दूसरे हो जाते हैं, दूसरे लोग कर देते हैं, खुद के कपड़े दूसरे धो देते हैं, खुद की शर्ट, खुद का रुमाल तक दूसरे धो देते हैं, खुद के चड्डी बनियान भी दूसरे धोएंगे, खुद के चड्डी बनियान भी दूसरे धोएंगे, वो मरीज धोएंगे। खुद के जूते भी दूसरे धोएंगे और खुद के सर में मालिश भी दूसरे ही करेंगे। वो है वह लोग जो पैसा देकर मरीज रह रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें ये चीज़ अच्छी लगती है। कई इसलिए पड़े रहते हैं कि उनके घर भी है, बार भी है, सब कुछ है, बीवी भी है, घर भी, घर से भी ठीक ठाक है, पैसे वगैरह की भी कोई कमी नहीं है, वगैरह वगैरह। कई इसलिए पड़े रहते हैं कि मतलब उन्हें सेंटर में हाई मिलती है, नशा मुक्ति केंद्र में हाई मिलती है ना। एक बड़े होते हैं वो, एक स्टेटस होता है उनका, ओहदा होता है। इधर आ, ओए इधर आ। हाँ, क्या कर रहा था? वो उसके सामने पीछे हाथ खड़ा करके खड़ा हो गया। भाई कुछ नहीं कर रहा था, भाई कुछ नहीं कर रहा था। ओए हाँ, लगा इसे, बिठा, बेड़ी बंद कर इसकी। हाई ले रहे होते हैं तो कुछ लोग हाई के मरीज बन जाते हैं, ठीक है। जब जाए तो जो मरीज हैं फ्लोर पर, क्लासरूम में, धक्का खा जाए उन्हें देख के, भाई भाई आ गए, है ना। और वो जाके कुर्सी पे आराम से, आवे कापी निकाल, ओए कैसे बैठा है तू, इधर आ भोसड़ी के, है पकड़ इसके, लगा बहन के लवड़े के। तो इस तरह की कई लोग हाई के, इसे हाई बोलते हैं कि सब कुछ है, वो हाई के मरीज है। कई तो ऐसे हैं कि मतलब साले, मतलब इतने गिरे हुए हैं, इतनी गिरी हुई जहनियत है, इतने मतलब मार भी खा रहे हैं उससे, गालियां भी खा रहे हैं उससे। कई स्टाफ में इस तरह से पड़े हुए होते हैं कि मतलब जो कई खचरे होते हैं जिनका ना घर होता है ना बाहर होता है, वो भी पड़े रहते हैं, ठीक है। उसी उन्हें डायरेक्टर सुना भी रहा है, गालियां भी दे रहा है, मार भी रहा है, और किसी चीज को पूछ भी नहीं रहा है। और डायरेक्टर को भी आभास हो जाता है कि साला ये जाएगा कहाँ है, इसका कोई है ही नहीं दुनिया में, ना घर है ना बाहर है, इसे यहीं रहना है। तो जैसे मर्जी रख लो इसे, गालियां दे लो, पीट लो। कई ड्राइवरी करवा लेते हैं उससे, कई सेंटर का काम करने के काम आते हैं, सब्जी लाना, सामान लाना, ये लाना, वो लाना, देखभाल करना, पिकअप लाना, मरीज को उठा के लाना घर से। ज़्यादातर मरीज को उठाने डायरेक्टर नहीं जाता है, वो तो आराम से अपने बिस्तर में ऑफिस में बैठा होता है ना। और जाते स्टाफ है, जाते स्टाफ है। कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज को लेने जाने में जो है ना, लठ भी चल जाते हैं, गोलियां भी चल जाती हैं, चक्कू भी चल जाते हैं। और मरीज के जो सगे संबंधी या इलाके वाले होते हैं उन्हें घेर लेते हैं और तबीयत से तोड़ भी देते हैं, जान भी चली जाती है। कईयों की जान गई है। एक तो मेरे साथ ही रहता था, मतलब सेंटर, मतलब सेंटर का जो जगह थी उसका लैंड लॉर्ड का बेटा था, है ना। तो वो अक्सर सेंटर में आ जाया करता था,
वही घर था उसका, वही नीचे बेसमेंट में सेंटर खोल रखा था। अक्सर आ जाएगा, तो अक्सर क्या वहीं बैठा रहता था वो, लिया ऊपर चला गया, नहीं नीचे आ गया। तो वो सेंटर वाला उसे पिकअप पे भेजता नहीं था, वो खुद उसकी कीड़ा उठता था जाने का, गाड़ी में जाना, बातें करते हुए जाना, सिगरेट बीड़ी पीते हुए जाना, समय भी पास हो जाना, इस बहाने घर से कुछ समय बिताने को मिल जाना। तो वो पिकअप ले लेके आते थे, लेकिन उस बेचारे को नहीं पता था, उस बेचारों को नहीं पता था कि एक दिन वो पिकअप लेने जाएगा, मरीज को घर से उठाने जाएगा। हुआ क्या कि वो मरीज को घर से उठाने गया, और मरीज जो है सियाना था, जो कतरा होगा, स्नेचर होगा, नशेड़ी है, कुछ भी हो सकता है। उसने, उसके पास चाकू था, चाकू। तो जब उनने देखा कि वह लोग उसको उठाने आए, तो उनने क्या काम करा, वो अपने बचाव के सारे तरीके अपनाए और चाकू निकाला, उसके यहाँ दिल में घुसा दिया लड़के के। नॉर्मल था, लखपति बाप का बेटा था, सेंटर का मालिक का बेटा था, आईफोन चलाता था, मोटा सा था, अभी बच्चा ही था, कोई 20 साल का भी ठीक पूरी तरह से नहीं होगा वो, 20-22 साल, है ना। यहाँ दिल में उसके चाकू घुस गया इतना, समझ रहे हो। हॉस्पिटलाइज्ड किया, बेचारा नहीं बचा, अल्लाह को प्यारा हो गया। अब उसके परिवार वाले बेचारे, बेकसूर परिवार वाले, वो बेकसूर खुद बेचारा, समझ रहे हो ना, क्या उसके परिवार वाले महसूस कर रहे होंगे। और तो और वो अपने परिवार का इकलौता बेटा था, अपने परिवार में इकलौता बेटा था, बहनें तो थी, लेकिन वो लड़का एक था बस, और वो भी 20-22 साल का बच्चा ही था, बेचारा इस दुनिया से चला गया। उस माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, हाँ, कि जिनका बच्चा इस तरह से मारा गया। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, सोचा भी नहीं होगा कि हम, हमारा बच्चा जो नीचे जाता है मिलने के लिए, और कभी कभी मरीजों को लेने भी चला जाता है, तो एक दिन उन्हीं मरीज को लाने जाने में उसकी मौत भी हो जाएगी, यानी मर्डर हो जाएगा। कईयों को वहीं मार डाला, कईयों को इतना मारा वहीं मरीज के परिवार ने या आस पड़ोस वालों ने कि वो लंगड़े लूले हो गए, फिर वो दोबारा कभी पिकअप पे नहीं जाते। कईयों को ऐसे हुआ कि गोलियां चल जाती हैं, कई अलीगढ़ के होते हैं, कई फरुखाबाद के होते हैं, कई कहीं के होते हैं, कई कहीं के होते हैं, है ना, जहाँ मतलब बदमाशी होती है, तो वहाँ गोलियां चल जाती हैं। और वो लोग ये नहीं सोचते उनको गोली मारते समय कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस मार देते हैं, समझ रहे हो, गाड़ियां तोड़ देते हैं। तो पिकअप पे जाने में बहुत रिस्क होता है, लेकिन इसलिए ज़्यादा करके, भाई जब नौकर है जाने के लिए तो मालिक क्यों जाए, उसे पता है कौन जाए कौन रिस्क उठाए, तो उन्हें वो बढ़ावा दे के भी रखता है, बढ़ावा दे के रखता है कि ताकि ये बने रहें, टिके रहें मेरे सेंटर में। बातें बहुत हैं इस तरह की, तो मैं सुनाना चाह रहा था आपको कि कौन क्या कैसे और क्यों। जो IP नंबर 1 संक्षिप्त माइक्रो की बात कर रहा था मैं। एडिक्ट कौन है? हम में से ज़्यादातर लोगों को इस सवाल के बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं। हम जानते हैं हमारा सारा जीवन और सोच किसी न किसी रूप में नशीले पदार्थों पर केंद्रित रही है। इन्हें प्राप्त करना, इस्तेमाल करना और अधिक पाने के लिए साधनों एवं जरियों की खोज करना। हम नशा करने के लिए जीते थे और जीने के लिए नशा करते थे। बहुत सरल शब्दों में एडिक्ट वह स्त्री या पुरुष है जिनका जीवन नशीले पदार्थों के नियंत्रण में है, और हम वो लोग हैं जो एक जारी रहने वाली और बढ़ती हुई बीमारी की जकड़ में है, जिसका अंत हमेशा वही है, कैद खाने, संस्थाएं और मौत। कैद खाने, संस्थाएं और मौत, 3 अंत हैं उसके। अब आता है इसके बाद नारकोटिक्स एनोनिमस कार्यक्रम क्या है। तो एनए ऐसी स्त्री और पुरुषों का एक मुनाफा रहित संगठन या समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे। हम सुधरते हुए एडिक्ट हैं जो नशीले पदार्थों से दूर रहने में एक दूसरे की मदद करने के लिए नियमित मिलते हैं। ये सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहने का कार्यक्रम है।
इसकी सदस्यता के लिए केवल एक आवश्यकता है, नशा बंद करने की इच्छा। हमारा सुझाव है कि आप खुला मन रखिए और अपने आप को एक मौका दीजिए। हमारा कार्यक्रम सिद्धांतों का संग्रह है जो इतनी सरलता से लिखे गए हैं कि हम इन्हें अपने दैनिक जीवन में अमल कर सकते हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये काम करते हैं। भाई एनए के साथ कोई शर्तें जुड़ी हुई नहीं है। हमारा कोई प्रवेश शुल्क या अंशदान नहीं है, न किसी शपथनामे पर हस्ताक्षर और ना किसी से कोई वादा करना है। ठीक है, किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या कानून लागू करने वाले समूह से हमारा कोई संबंध नहीं है और हम किसी भी वक्त निगरानी में नहीं है। हमारे साथ कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे वे किसी भी उम्र, जाति, लैंगिक पहचान, पंथ, धर्म या धार्मिक अनास्था का व्यक्ति हो। हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि आपने क्या और कितना इस्तेमाल किया, आप किससे नशीले पदार्थ पाते थे, आपके पास कितना ज्यादा या कम है, या आपने अतीत में क्या किया। बल्कि हमारी दिलचस्पी केवल इस बारे में है कि आप अपनी समस्या के बारे में क्या करना चाहते हैं और हम आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं। किसी भी मीटिंग में नए सदस्य सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि हमारे पास जो है उसे हम दूसरों को देकर ही अपने पास रख सकते हैं। हमने अपने सामूहिक अनुभव से सीखा है कि हमारी मीटिंगों में नियमित आने वाले एडिक्ट नशे से दूर रहते हैं। हमने अपने सामूहिक अनुभव से सीखा है कि हमारी मीटिंगों में नियमित आने वाले एडिक्ट नशे से दूर रहते हैं। अब आता है कि हम यहाँ क्यों हैं। तो एनए संगठन में आने से पहले हम अपनी जिंदगी व्यवस्थित नहीं रख सके। हम सामान्य व्यक्तियों की तरह ना तो जी सके, ना ही जीवन का आनंद उठा सके। हमें कुछ तो अलग चाहिए था। हमें लगा कि हमने उसे नशीले पदार्थों में पा लिया है। हमने इनका इस्तेमाल अपने परिवार, पति, पत्नी और बच्चों के कल्याण से भी ज्यादा जरूरी समझा। हमें किसी भी कीमत पे नशा चाहिए ही था। हमने कई लोगों को अति हानि पहुंचाई, लेकिन सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई अपने आप को। अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को स्वीकारने की असमर्थता के कारण असलियत में हम अपनी ही समस्याएं पैदा कर रहे थे। ऐसा लगता था कि हम जिंदगी की शर्तों पर जिंदगी का सामना करने में असमर्थ थे। हमें से अधिकतर लोगों को एहसास हुआ कि अपने एडिक्शन में हम धीरे धीरे आत्महत्या कर रहे थे। लेकिन एडिक्शन जीवन का इतना चालाक शत्रु है कि हम इसके बारे में कुछ भी करने की शक्ति ही गवा बैठे थे। एडिक्शन जीवन का इतना चालाक शत्रु है कि हम इसके बारे में कुछ भी करने की शक्ति ही गवा बैठे थे। हम में से कई कैद खाने पहुंचे, या हमने दवा, धर्म और मनोचिकित्सा के द्वारा मदद खोजी, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं था। हमारी बीमारी फिर उभर आई या बढ़ती गई जब तक हताश होकर हमने नारकोटिक्स एनोनिमस में एक दूसरे से मदद नहीं ली। एनए में आने के बाद हमें एहसास हुआ कि हम बीमार लोग थे। हम एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसका कोई जाना हुआ इलाज नहीं है। एनए में आने के बाद हमें एहसास हुआ कि हम बीमार लोग थे। हम एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसका कोई जाना हुआ इलाज नहीं है, लेकिन इसे किसी मुकाम पे रोका जा सकता है और तब सुधार संभव है। यह कैसे काम करता है? यदि आप वह चाहते हैं जो हमारे पास है और उसे पाने के लिए प्रयत्न करने के इच्छुक हैं, तब आप कुछ निश्चित कदम उठाने के लिए तैयार हैं। भाई ये वो सिद्धांत हैं जिनसे हमारा सुधार संभव हुआ। नंबर 1, हमने कबूल किया कि अपने एडिक्शन पर हम शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। नंबर 2, हमें विश्वास हुआ कि हमसे बड़ी एक शक्ति हमारी सद्बुद्धि पुनः स्थापित कर सकती है। नंबर 3,
हमने अपनी इच्छा और अपने जीवन को अपनी समझ के ईश्वर की देखभाल में सौंपने का निश्चय किया। नंबर 4, हमने अपनी एक खोजपूर्ण और निडर नैतिक सूची बनाई। नंबर 5, हमने ईश्वर से, अपने आप से और दूसरे किसी एक व्यक्ति से अपनी गलतियों का सही स्वरूप कबूल किया। नंबर 6, हम पूर्ण रूप से तैयार थे कि ईश्वर हमारे इन सभी चारित्रिक दोषों को निकाल दे। नंबर 7, हमने नम्रता से विनती की कि वे हमारी कमियों को निकाल दे। नंबर 8, हमने उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जिनको हमने हानि पहुंचाई थी और उन सभी की क्षतिपूर्ति करने के लिए इच्छुक हुए। नंबर 9, जहां भी संभव था हमने ऐसे व्यक्तियों की प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति की, सिवाय जब ऐसा करने से उन्हें या दूसरों को नुकसान पहुंचे। नंबर 10, हमने आत्म परीक्षण लेना जारी रखा और जब हम गलत थे तुरंत कबूल किया। नंबर 11, प्रार्थना और ध्यान के द्वारा हमने अपनी समझ के ईश्वर के साथ सचेत संपर्क बढ़ाना चाहा और अपने लिए केवल उसकी इच्छा का ज्ञान और उसे पूरा करने की शक्ति के लिए प्रार्थना की। नंबर 12, इन कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति होने पर हमने यह संदेश एडिक्टों तक पहुंचाने और इन सिद्धांतों को अपने हर कार्य में अमल करने की कोशिश की। सुनने में ये एक बड़ा आदेश लगता है, लेकिन हम ये सब एक साथ नहीं कर सकते। हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने, इसलिए याद रहे, धीरज से काम लें। हमारे सुधार में सबसे अधिक एक चीज जो हमें पराजित कर सकती है वो है आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा या असहनशीलता का रवैया। इनमें से 3 जो अति आवश्यक हैं वह है ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता। इन सिद्धांतों के साथ हम अपने मार्ग पर निश्चित रूप से बढ़ सकते हैं। हमें लगता है कि एडिक्शन की बीमारी के प्रति हमारा नजरिया पूरी तरह यथार्थवादी है, क्योंकि एक एडिक्ट का दूसरे एडिक्ट को मदद करने का चिकित्सकीय मूल्य बेजोड़ है। हमें लगता है कि हमारा तरीका व्यवहारिक है, क्योंकि एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट को सबसे अच्छी तरह समझकर उसकी मदद कर सकता है। हमारा मानना है कि अपने समाज में, रोजाना जिंदगी में जितनी जल्दी हम अपनी समस्याओं का सामना करते हैं, उतनी ही जल्दी हम उस समाज के स्वीकृत, जिम्मेदार और उत्पादक सदस्य बनते हैं। सक्रिय एडिक्शन में वापस ना जाने का केवल एक ही रास्ता है, वह है पहले नशीले पदार्थों का ना लेना। भाई देखो, अगर आप हमारी तरह हैं तो आप जानते हैं कि एक ही बहुत है और 1000 भी काफी नहीं। हम इस पर बहुत जोर देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी रूप में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं या एक के बदले दूसरे का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने एडिक्शन को फिर छोड़ देते हैं। शराब को अन्य नशीले पदार्थों से अलग मानने की वजह से बहुत सारे एडिक्ट फिर से नशा करने लगे। शराब को अन्य नशीले पदार्थों से अलग मानने की वजह से बहुत सारे एडिक्ट फिर से नशा करने लगे। एनए में आने से पहले हम में से कई एडिक्ट शराब को अलग नजरिए से देखते थे। एनए में आने से पहले हम में से कई एडिक्ट शराब को अलग नजरिए से देखते थे, लेकिन हम इस भ्रम में नहीं रह सकते। शराब एक नशीला पदार्थ है और हम वह लोग हैं जिन्हें एडिक्शन की बीमारी है, जिसके सुधार के लिए हमें हर नशीले पदार्थ से पूरी तरह दूर रहना ही पड़ेगा। अब आती है नारकोटिक्स एनोनिमस की 12 परंपराएं। हमारे पास जो है उसे हम केवल चौकन्ना रहकर ही अपने पास रख सकते हैं। और जिस तरह एडिक्ट को 12 कदमों द्वारा मुक्ति मिलती है, उसी तरह समूह की मुक्ति भी 12 परंपराओं से उभरती है। भाई, जब तक हमें साथ रखने वाले बंधन
हमें अलग करने वालों से ज्यादा मजबूत है, सब कुछ ठीक रहेगा। नंबर 1, हमारा सार्वजनिक कल्याण प्रथम आना चाहिए, व्यक्तिगत सुधार एनए की एकता पर निर्भर है। नंबर 2, हमारे सामूहिक उद्देश्य के लिए केवल एक परम अधिकारी है, एक प्रेमपूर्ण ईश्वर, जो हमारे समूह के अंतर्मन द्वारा व्यक्त होगा। हमारे मार्गदर्शक केवल विश्वसनीय सेवक हैं, वे शासन नहीं करते। नंबर 3, सदस्य बनने के लिए केवल एक जरूरत है, नशा बंद करने की इच्छा। नंबर 4, हर समूह स्वायत्त शासनीय होना चाहिए, सिवाय उन मामलों में जो अन्य समूह या संपूर्ण एनए पर प्रभाव करें। नंबर 5, हर समूह का केवल एक ही मुख्य उद्देश्य है कि एनए का संदेश उन एडिक्टों तक पहुंचाना जो अब भी पीड़ित हैं। नंबर 6, एनए के समूह को किसी भी संबंधित सुविधाओं या बाहरी संस्थाओं को कभी समर्थन, आर्थिक सहायता या एनए का नाम नहीं देना चाहिए। कहीं पैसा, संपत्ति या प्रतिष्ठा की समस्याएं हमें हमारे मुख्य उद्देश्य से हटाना है। नंबर 7, हर एनए के समूह को बाहरी अंशदान अस्वीकार करते हुए पूरी तरह स्वावलंबी होना चाहिए। नंबर 8, नारकोटिक्स एनोनिमस सदा अव्यवसायिक रहना चाहिए, लेकिन हमारे सेवा केंद्र विशेष कार्यकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। नंबर 9, एनए जैसे हैं कभी संगठित नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सेवा परिषद या समितियां निर्माण कर सकते हैं जो सीधे उनके प्रति उत्तरदायी होंगे जिनकी वे सेवा करते हैं। नंबर 10, नारकोटिक्स एनोनिमस की बाहरी मामलों पर कोई राय नहीं है। नारकोटिक्स एनोनिमस की बाहरी मामलों पर कोई राय नहीं है, इसलिए सार्वजनिक विवादों में एनए का नाम कभी उठाना नहीं चाहिए। नंबर 11, हमारी जनसंपर्क नीति आकर्षण पर आधारित है, अपनी बढ़ाई करने पर नहीं। हमें समाचार पत्र, रेडियो और चलचित्र के स्तर पर हमेशा व्यक्तिगत अनामता रखनी चाहिए। नंबर 12, हमारी सभी परंपराओं का आध्यात्मिक आधार अनामता है, जो हमें सदा सिद्धांतों को व्यक्तित्व से पहले रखना याद दिलाता है। धन्यवाद दोस्तों। तो ये था नारकोटिक्स एनोनिमस का आईपी नंबर 1 लिटरेचर एनए का शॉर्ट संक्षिप्त माइक्रो प्रोग्राम जो इसमें समाया हुआ। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे अब विदा चाहूँगा, और अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है, जो भी कुछ मैंने अभी चर्चा किया या जो भी कुछ मैंने ये पत्रिका पढ़ के सुनाई आईपी नंबर 1, इससे संबंधित कोई बात आपके समझ में नहीं आई है या कोई शब्दों का अर्थ आपके समझ में नहीं आया है, भाई कई ऐसे शब्द है ना इसके अंदर जो समझ में नहीं आ सकते, जो अचानक सुनेगा, जैसे कि स्वायत्त शासनीय, ये एक ऐसा शब्द है। सेवा परिषद, समितियां, और भी कदम में भी आए हैं, और ऊपर की परंपराओं में, नीचे की परंपरा में कई शब्द हैं। अगर ऐसी कोई बात है, कोई भी दुविधा है, तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट के द्वारा, तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, या आप कहोगे तो उसी टॉपिक पर कोई वीडियोस बना दूंगा जिससे आप अच्छे बेहतर तरीके से समझ पाओ। बल्कि एक सबसे आसान तरीका ये है कि नारकोटिक्स एनोनिमस की ये 12 कदम या 12 परंपराओं पर ऑलरेडी मेरी एक क्लास है यूट्यूब पर डली हुई, जिसमें मैंने इनके कठिन शब्दों के अर्थों के बारे में बताया है, मतलब इनका विस्तार बताया है कि जैसे पहली परंपरा, हमारी जनसंपर्क नीति आकर्षण पर आधारित है, अपनी बढ़ाई करने पर नहीं।